सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है लेफर कर्व एंड फंड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेफर वक्र और भारत सरकार की निधियाँ। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया सम टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू टैक्सेशन, करों से संबंधित कुछ शब्दावली जैसे सरचार्ज किसे कहते हैं, सेस किसे कहते हैं। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि एक टर्म और है लेफर वक्र किसे कहते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लेफर वक्र की। द लेफर कर्व इज अ थ्योरी डेवलप्ड बाय सप्लाइड साइड इकोनॉमिक्स। लेफर कर्व की जो थ्योरी है ये सप्लाई साइड अर्थशास्त्री आर्थर लेफर ने डेवलप की थी टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, किसके बीच में रिलेशनशिप को बताता है, टैक्स रेट के बीच में, टैक्स रेट एंड अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू। एक टीआर का मतलब है टैक्स रेट और एक टीआर का मतलब है टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट्स, वो टैक्स रेवेन्यू जो कौन कलेक्ट करती है, सरकार कलेक्ट करती है। द कर्व इज यूज टू इलुस्ट्रेट लेफर आर्ग्यूमेंट दैट सम टाइम कटिंग टैक्स रेट कैन इंक्रीज टोटल टैक्स रेवेन्यू। ये जो वक्र है इसका उपयोग क्यों किया गया, इसका उपयोग उस उदाहरण को बताने के लिए किया गया जो लेफर ने दिया था। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि कर की दर को घटाने से टैक्स रेवेन्यू, कर राजस्व बढ़ता है। आमतौर पर हम क्या सुनते हैं कि अगर पैसा बढ़ाना है तो क्या करो, टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन आर्थर लेफर जो सप्लाई साइड अर्थशास्त्री थे, इन्होंने एक तर्क दिया कि कई बार टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए टैक्स रेट कम भी करनी पड़ती है। दूसरी बात, आर्थर लेफर ने ये जो लेफर वक्र है किस किस के बीच में रिलेशनशिप को बताता है, टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। हिंदी में देखिए, अमेरिकी अर्थशास्त्री आर्थर लेफर द्वारा प्रतिपादित यह वक्र कर से राजस्व की प्राप्ति और कर के दर के बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है। टैक्स से जो राजस्व, जो रेवेन्यू कलेक्ट किया हुआ है और टैक्स रेट के बीच जो रिलेशन है उनको प्रदर्शित करता है। इस वक्र के अनुसार कर की इष्टतम दर पर उच्चतम राजस्व की प्राप्ति होती है। ये जो वक्र है ये बताता है कि कर की इष्टतम दर पर जो ऑप्टिमम रेट ऑफ टैक्सेशन है उस पर मैक्सिमम रेवेन्यू मिलता है। हम डायग्राम भी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, पहले आप थ्योरी सुन लीजिए। जो ऑप्टिमम रेट ऑफ टैक्सेशन है उससे टैक्स रेवेन्यू मैक्सिमम मिलता है। कर की दर कम होने पर राजस्व में कमी आती है। जो टैक्स रेट है वो कम होगी तो राजस्व में क्या आएगी, कमी आएगी, तथा अधिक होने पर कर वंचना की प्रवृत्ति बढ़ती है। टैक्स रेट ज़्यादा होगी तो कर वंचना, कल मैंने आपको एक शब्द पढ़ाया था कर अपवंचन, टैक्स एविजन, टैक्स की चोरी करना, तो चोरी करने की दर बढ़ती है। अतः कर की दर एक ऐसे स्तर पर होनी चाहिए जिससे अधिकतम राजस्व प्राप्त हो सके। देखिए दोबारा से सुनिए, ये जो लेफर वक्र है ये दो टर्म्स के बीच में रिलेशन को बताता है। एक तो है कर की दर, दूसरा है कर राजस्व। लेफर ने बताया कि यदि कर की दर कम होगी तो राजस्व क्या मिलेगा, हमें कम मिलेगा। अगर टैक्स रेट कम है तो ऑब्वियसली पैसा सरकार के खजाने में कम एकत्रित होगा। टैक्स रेट ज़्यादा है तो लोग क्या करेंगे, वंचना की कोशिश करेंगे, चोरी की कोशिश करेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि टैक्स रेट ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें मैक्सिमम रेवेन्यू मिले। यही लेफर वक्र है, टैक्स रेट ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें रेवेन्यू क्या मिले, मैक्सिमम मिले। आइए देखिए डायग्राम। देखो इसमें कर की दर एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट है, कर की दर है एक्स पर और कर राजस्व है वाई एक्सिस पर। हम देखते हैं कि कर की दर 0 से लेकर कहाँ तक वैरी कर रही है, 100 तक। स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे जैसे हम कर की दर बढ़ाते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमें टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है तो कर की दर बढ़ाने से टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, बढ़ता है। फिर कर की दर और बढ़ाने से टैक्स रेवेन्यू बढ़ने की बजाय क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इन्वर्टेड यू शेप का होता है ये, किस शेप का, इन्वर्टेड यू शेप का होता है। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे डायग्राम देखे होंगी जो इन्वर्टेड यू शेप के होते हैं। इसी तरह से लेफर वक्र भी इन्वर्टेड यू शेप का होता है। जब हम रेवेन्यूज़ की बात करते हैं तो उसमें इन्वर्टेड यू शेप के डायग्राम्स आते हैं। इन्वर्टेड यू शेप का होता है, क्यों होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में कर की दर बढ़ाने से कर राजस्व बढ़ता है। एक पॉइंट के बाद कर की दर बढ़ाने से कर राजस्व बढ़ने के बजाय
कम होना शुरू हो जाता है। तो लेफर क्या कहते हैं कि टैक्स की रेट इतनी होनी चाहिए जिससे रेवेन्यू कलेक्शन क्या हो, मैक्सिमम हो। अब इस रेट पर रेवेन्यू कलेक्शन मैक्सिमम है टी पॉइंट पर, तो टैक्स रेट ओ से लेकर मान लीजिए पी पॉइंट है, पी पॉइंट तक होनी चाहिए। अगर हम इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो लोग काम करना ही नहीं पसंद करेंगे और लोग जो है कर अपवंचन, कर चोरी करना पसंद करेंगे, तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ने की बजाय घट जाएगा। ये है हमारा कौन सा डायग्राम, लेफर कर्व। ये है लेफर कर्व। बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको फिलिप्स कर्व पढ़ाया तो उसमें किस में रिलेशन के बताता है, मुद्रास्फीति और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। लेफर कर्व किसके रिलेशन को बताता है, टैक्स रेट टैक्स रेवेन्यू के बीच में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए एग्जैक्टली। द लेफर कर्व describes the relationship between tax rates and total tax revenue with an optimal rate that maximize total government tax revenue. If taxes are too high along the Laffer curve, then they will discourage the tax activity. यदि लेफर कर्व के अनुसार क्या है, टैक्स की रेट बहुत हाई होती है तो ये टैक्स की एक्टिविटी को डिस्करेज करती है, सच एज वर्क एंड इन्वेस्टमेंट, enough to actually reduce total tax revenue. In this case, cutting tax rates which will both stimulate economic incentives and increase tax revenue. इससे क्या होता है, ये स्टिमुलेट करते हैं इकोनॉमिक इंसेंटिव्स को और टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाते हैं। द लेफर कर्व वॉज यूज्ड एज अ बेसिस फॉर टैक्स कट्स इन द 1980s with apparent success, but criticized on practical grounds on the basis of its simplistic assumption and on economic grounds that increasing government revenue might not always be optimal. दैट इंक्रीजेज गवर्नमेंट रेवेन्यू, वही सब बातें हैं जो मैंने आपको हिंदी में थ्योरेटिकल पढ़ाई हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी इससे बेनिफिटेड हो सकें, इसलिए ये मिंगल बनाया इंग्लिश एंड हिंदी। अब एक छोटा टॉपिक और पढ़ लेते हैं हम, भारत सरकार की निधियाँ, लेफर कर्व और भारत सरकार की निधियाँ। लेफर कर्व के बारे में हमने जान लिया, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं जो इसका नाम भारत सरकार की निधियाँ। फर्स्ट निधि जो है वो है कंसोलिडेटेड फंड, हिंदी में कहते हैं संचित निधि। फर्स्ट है कंसोलिडेटेड फंड, हिंदी में कहते हैं संचित निधि। अनुच्छेद 266(1) में भारत की संचित निधि का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार की सभी राजस्व प्राप्तियां ट्रेजरी बिल जारी करके प्राप्त किए गए ऋण और ऋण अदायगी के माध्यम से सरकार को प्राप्त धन इसमें जमा करवाया जाता है। मतलब पहला क्वेश्चन, कंसोलिडेटेड फंड कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 266(1) में आता है, 266(1) में आता है। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, इसमें केंद्र सरकार को जितने भी टैक्स रेवेन्यू प्राप्त होते हैं, राजस्व प्राप्तियाँ होती हैं, ट्रेजरी बिल वो जितने जारी करता है, और ऋण अदायगी के माध्यम से, लोन पेमेंट के माध्यम से जो सरकार को धन प्राप्त होता है और जमा करवाया जाता है, संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम या अनुपूरक अनुदान संबंधी अधिनियम के बाद ही इस निधि से धन की निकासी की जा सकती है। अगर संसद विनियोग अधिनियम पारित कर दे तभी इस निधि से धन की निकासी कर सकते हैं हम, वैसे निकासी नहीं की जा सकती। इस निधि का नाम है कंसोलिडेटेड फंड। नेक्स्ट है लोक लेखा निधि। 3 तरह की निधियां होती हैं, कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट फंड एंड कंटिजेंसी फंड। कंसोलिडेटेड फंड हमने पिछली उसमें पढ़ा है स्लाइड पे, संचित निधि, लोक लेखा निधि और तीसरा नंबर का है आकस्मिक निधि। अब हम पढ़ रही हैं लोक लेखा निधि। अनुच्छेद 266 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। संचित निधि से भिन्न सभी सार्वजनिक राशियां भारत के अन्य लोक लेखा में जमा होती हैं। इस खाते से धन निकासी के लिए सरकार को संसद की मंजूरी लेना आवश्यक नहीं होता। गवर्नमेंट अगर इस खाते से धन निकालना चाहती है तो संसद की मंजूरी लेना आवश्यक नहीं होता। ये ऐसी प्राप्तियां हैं जो सरकार ही नहीं बल्कि सरकार दूसरों के लिए अपने पास रखती है, दूसरों के लिए भी अपने पास रखती है, जिन्हें बाद में लौटा दिया जाता है। इसके संबंध में सरकार एक बैंकर, कस्टोडियन के रूप में काम करती है, एक बैंकर के रूप में काम करती है और कस्टोडियन के रूप में काम करती है। इसके अंतर्गत बचत बैंक जमा, भविष्य निधि, डाक जमा, राष्ट्रीय लघु बचत निधि आदि आते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन से आर्टिकल में इसका प्रावधान है।
इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जो जो संचित निधि में नहीं आती वो सब चीज़ें आएंगी। और इसमें संसद की मंजूरी लेना आवश्यक नहीं होता, जबकि हमने देखा कि संचित निधि में संसद की मंजूरी आवश्यक है। सरकार ही नहीं बल्कि सरकार दूसरों के लिए भी अपना ये पैसा अपने पास रख लेती है। तो सरकार क्या काम करेगी इसमें, एक बैंकर के रूप में या कस्टोडियन के रूप में कार्य करती है। इसके अंतर्गत बचत बैंक जमा, भविष्य निधि, डाक जमा, राष्ट्रीय लघु बचत निधि आदि आते हैं। थर्ड है आकस्मिक निधि, कंटिजेंसी फंड कहते हैं इसको। आर्टिकल 267 के तहत इस निधि का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत जब तक किसी आकस्मिक व्यय के लिए संसद ने सरकार को प्राधिकृत ना किया हो, कोई अचानक इमरजेंसी में व्यय करना है, संसद ने सरकार को प्राधिकृत नहीं किया, संसद ने कहा नहीं कि आप पैसा ले सकते हैं, तब तक राष्ट्रपति उस व्यय की पूर्ति के लिए इस निधि में से आवश्यक धन राशि सरकार को अग्रिम रूप से भुगतान दे सकता है। बाद में संसद ने अधिकृत होने पर संचित निधि से पूंजी निकलवाकर इसमें डाल दी जाती है। राष्ट्रपति इस निधि का उपयोग प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। मतलब इस निधि के लिए किसकी परमिशन चाहिए, राष्ट्रपति की चाहिए, वो प्रधानमंत्री की सलाह से इस निधि का उपयोग करता है। और जब संसद प्राधिकृत कर देती है तो सरकार जो है संचित निधि से पूंजी निकालकर इसमें डाल देती है। ये है कंटिजेंसी फंड, जो एक आकस्मिक होने वाली घटनाओं के लिए यूज़ किया जाता है। राष्ट्रपति करता है इस व्यय की पूर्ति के लिए आवश्यक धनराशि सरकार को अग्रिम रूप से भुगतान दे सकता है। आर्टिकल 267। ये थी 3 प्रकार की निधियां भारत सरकार की, पहली संचित निधि, दूसरी लोकलेखा निधि और तीसरी आकस्मिक निधि। धन्यवाद। आज के इस वीडियो में इतना ही। लेफर वक्र और भारत सरकार की निधियां।